प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय है पाठ 4 दीवानों की हस्ती, कविता का सार व अभ्यास प्रश्नोत्तर। व्याख्यान 2। बेटा, जैसा कि हम अपना व्याख्यान 1 पढ़ चुके हैं, व्याख्यान 1 में हमने दीवानों की हस्ती कविता के सरलार्थ व्याख्या की। सरलार्थ व्याख्या करने के पश्चात आज हम कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर व कविता का संक्षिप्त सार पढ़ेंगे। आपको पता होगा यह कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। कविता के कवि कौन हैं? भगवती चरण वर्मा। अब हम कविता का संक्षिप्त सार जानेंगे। आइए संक्षिप्त सार। संक्षिप्त यानी छोटा। यह कविता उस समय लिखी गई या रचित की गई जिस समय भारत प्रतंत्र था। प्रतंत्र शब्द का अर्थ है गुलाम था। कवि ने अपने जीवन को दीवानों के जैसा बताया है, जो अपनी मातृभूमि पर अपने जीवन को न्योछावर कर देने वाले हैं। अब कविता का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कविता के संक्षिप्त सार की जानकारी लेंगे। यह कविता भगवती चरण वर्मा ने उस समय पर लिखी थी जिस समय पर हमारा भारत देश गुलाम था और भारत को अंग्रेजों को चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने इस कविता को रचा था। कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया है, क्योंकि ये सरलार्थ व्याख्या हम कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कवि ने अपने जीवन को, स्वयं को दीवानों के जैसा बताया है। मातृभूमि, अपनी जन्म भूमि पर अपने जीवन को न्योछावर कर देना, भेंट कर देना। अर्थात यहाँ पर कवि का क्या तात्पर्य है कि जो अपनी जन्म भूमि पर अपने जीवन को न्योछावर कर देने वाले हैं, भेंट कर देने वाले हैं, ऐसे दीवानों का वर्णन इस कविता में हुआ है। वे स्वभाव से तो मस्त हैं, लेकिन उनका लक्ष्य केवल अपने देश को आजाद कराना है। अब कवि का यहाँ पर क्या उद्देश्य है कि जो दीवाने हैं वो स्वभाव से मस्त हैं, लेकिन लक्ष्य केवल उनका अपने देश को आजाद कराना है। कवि ने अपने आप को अपने देश के लिए न्योछावर कर देने को कहा है और पूरे संसार में मस्ती का माहौल बनाने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न अर्थात कोशिश की है। कवि ने क्या बताया है? कवि ने अपने आप को दीवाने शब्द से प्रयुक्त किया है और देश को आजाद कराने के लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया है। उनका लक्ष्य केवल देश को आजाद कराने का है और अपना तन मन धन देश के लिए न्योछावर कर देने के लिए। उनका कहना है कि वे जहाँ पर भी जाते हैं मस्ती का आलम अपने साथ लेकर जाते हैं। वे लोगों के दुखों को अपने साथ ले जाते हैं और बदले में उन्हें अनेक खुशियां दे जाते हैं। यहाँ पर कवि का तात्पर्य क्या है? उन्होंने बताया था कि वे जिस स्थान पर भी गए उस स्थान पर लोगों के दुखों को दूर करते हैं, उनकी खुशियां अपने द्वारा बांटते हैं। जितनी खुशियां वो दे सकते हैं उतनी खुशियां वो उनको देते हैं। कवि का अपने देशवासियों से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, वे उन्हें एक स्थान पर रोकने का प्रयत्न न करें, क्योंकि वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। अब यहाँ पर कौन नहीं ठहर सकते? जो दीवाने हैं, जो देश को आजाद कराने वाले हैं, वे एक स्थान पर नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि उनका कार्य भारतीय जनता को सुख देना है, खुशियां देना है। और अगर वो एक ही स्थान पर ठहर गए तो क्या होगा? एक स्थान पर रुकने से जो दूसरे लोग हैं वो अत्यंत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उन्हें प्रत्येक स्थान पर जाना है और सभी लोगों को बराबर बराबर खुशियां देनी है। हमारा पूरा देश अंग्रेजों के चंगुल में है और जब तक वह उसे आजाद नहीं करा देते तब तक कहीं भी नहीं ठहर सकते। यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ने स्वयं ही बता दिया है कि अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ है, भारत प्रतंत्र है, भारत गुलाम है। और यह कविता भी उस समय पर ही बनाई गई है जिस समय पर हमारा देश गुलाम था। अब वो कहते हैं कि जब तक वह भारत को आजाद नहीं करा देते तब तक उनके जीवन का लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वह है भारत देश को आजाद कराना। कवि ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, लेकिन इस भिखारी दुनिया ने उन्हें बदले में 2 प्यार के बोल भी नहीं बोले। अब यहाँ पर कवि का क्या भाव है? कवि यही बताना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता के लिए
सब कुछ लुटा दिया। जैसे हम भिखारी को जब दान दक्षिणा देते हैं तो भिखारी है उसको क्या बोलते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, और जब हमने अपना सब कुछ उसको दे दिया लेकिन वो बदले में जब हमें प्यार के दो बोल भी नहीं बोलते, तो उससे कवि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपने दिल की मार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि हमने दुनिया के लिए अपना सब कुछ लुटाया लेकिन भिखारिन दुनिया ने वापसी में हमें प्यार के दो बोल भी नहीं बोले। कवि हताश है और वह जिस लक्ष्य से आए थे वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। अब इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया कि जिस लक्ष्य से उसका आगमन हुआ था, जिस लक्ष्य से वे आए थे, उस लक्ष्य को वह पूरा नहीं कर पाए। उनका दिल दुखी है और भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब वे जा रहे हैं। अर्थात वो यही मन में भावना लेते हुए अपने मन को अत्यंत दुखी करते हुए यही सोचते हुए जा रहे हैं कि जिस काम से वो आए थे उस काम को वह पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए और वह इसी दुखंत भावना के साथ यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ दुख एक बात का है, जिस लक्ष्य के लिए आए थे वह पूरा नहीं हुआ। अब जो रह गए हैं वे हमेशा खुश रहें और जो उनकी अधूरी कामना रह गई उसे पूरा करे। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ने यही बात बताई है कि उन्हें सिर्फ दुख एक बात का है कि भारतीय जनता के लिए, लोगों के लिए कवि ने अत्यंत प्रयत्न किए, अत्यंत कोशिश की, अनेक संघर्ष किए, लेकिन जनता ने उनको प्यार के दो बोल भी नहीं बोले। इसी मार्मिक भावना से दुखी होकर, अत्यंत दुखी होकर वह अपना स्वप्न अधूरा लेकर ही यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन बदले में फिर भी लोगों को यही कहते हुए जा रहे हैं कि हम इस स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह गए हैं वो हमेशा खुश रहें और जो उनकी अधूरी इच्छा थी, जो कामना थी, वह उसको पूरा करने का प्रयत्न करे। जिस प्रकार कवि ने प्रयत्न किया, दीवानों ने प्रयत्न किया देश को आजाद कराने के लिए, इसलिए उसने कहा है कि भारत में जो लोग रह गए हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हैं, उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता को, भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा दें, क्योंकि उनके जीवन की अधूरी कामना थी वो पूरी नहीं हुई। अगर वो इस कामना को पूरी कर देंगे तो वो आराम से सांस ले पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी दीवानों की हस्ती कविता का संक्षिप्त सार पढ़ा। अब मैं आपको अभ्यास प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आइए पढ़ते हैं कविता के अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। अब यहाँ पर कविता जैसे कि आपने पढ़ी और कविता के माध्यम से आपने समझा कि हमारा पहला जो सरलार्थ था, जो व्याख्या थी हमारी, वो यही थी कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। फिर था, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, क्या प्रश्न पूछा है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो क्यों कहा था हमने पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि कवि जिस स्थान पर भी जाते हैं वहां पर खुशियों का माहौल अपने आप बन जाता है, लेकिन जब वो उस स्थान को छोड़कर जाते हैं वहां पर सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ भी हैं मस्ती का संसार लेकर जाते हैं। उनके जाने से लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वे उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तब सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। आशा है बेटा आपको यह प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या बताया था कवि ने, कवि जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर खुशियों का माहौल अपने आप बन जाता है, लेकिन जब वे उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तब सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। अब आप स्वयं सोच कर देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक यानी अथाह प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है।
आपको स्वयं भी समझ आ गया होगा कि कवि ने दुनिया को भिखारिन क्यों कहा है, किस लिए यह शब्द उसने दुनिया वालों के लिए प्रयुक्त किया है। किस लिए किया है? क्योंकि कवि ने दुनिया वालों को अथाह प्यार दिया, बेरोक प्यार लुटाया, लेकिन बदले में उसे प्यार के 2 बोल भी नहीं मिले। इसी भावना से दुखी होकर उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं उत्तर। भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है। उसने दुनिया वालों को अत्यंत प्यार दिया है, लेकिन बदले में इस दुनिया ने उन्हें प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले। वह बहुत निराश है और सोचता है कि वह लोगों के जीवन में खुशियां भरने में असफल रहा। क्या बताया उसने? दुनिया वालों को अत्यंत प्यार दिया है, लेकिन बदले में इस दुनिया ने उन्हें प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले। वह बहुत निराश है और सोचता है कि वह लोगों के जीवन में खुशियां भरने में असफल रहा। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अब बेटा, जैसे कि आपने अपनी कविता पढ़ी दीवानों की हस्ती, और यह कविता पढ़कर आपको कौन सी बात कविता की सबसे अच्छी लगी? आप बताइए कौन सी बात आपको अच्छी लगी? क्योंकि कवि का जो दृष्टिकोण है, देखने का जो नजरिया है, वह एकदम सटीक है, यानी वो बिल्कुल अलग है। वह सबको एक समान भाव से देखता है और यही बात हमें कविता में सबसे अच्छी लगी। अब कविता में कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, यानी कविता में कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि के लिए सब हैं, सभी को सुख दुख समान रूप से भोगने हैं। हमें भी दोनों परिस्थितियों में समान रूप से रहना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में समान रहने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अब कवि ने ये बात कैसे बताई थी कि वह सुख दुख दोनों भावनाओं से दूर जा चुका है, और उन दोनों भावनाओं से दूर जाने के पश्चात उसने यह कहा कि हमारे लिए सुख भी उतना ही महत्व रखता है और दुख भी उतना ही महत्व रखता है, और जो इस प्रकार की भावना अपने दिल में ले आएगा वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न भी यही पूछा था, कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? तो कविता में हमें सुख दुख वाली जीवन में जो समान रूप से भोगते हैं, यह बात सबसे अच्छी लगी। जो दोनों दृष्टिकोणों में समान रूप से रहता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। ये बेटा आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर थे जो मैंने आपको कराए। यही अभ्यास प्रश्नोत्तर आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वे याद करने हैं। अब मैं कविता से संबंधित अन्य प्रश्न कराऊंगी, वो आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, कवि ने दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? प्रश्न 1 है, कवि ने दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों के लिए किया है। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है, ये भी लिख सकते हैं, और कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों के लिए किया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग उसने नहीं किया, क्योंकि वहां पर उसको अपनी भाषा शैली में और अधिक रोचकता लानी थी, और अपनी कविता को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए उसने क्रांतिकारियों के स्थान पर दीवाने शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 2 है, दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं ठहर सकते? अब यहाँ पर प्रश्न 2 क्या पूछा, दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं ठहर सकते? दीवाने एक स्थान पर इसलिए नहीं ठहर सकते क्योंकि उन्हें सभी भारतीयों के दुखों को दूर करना है। अर्थात क्यों नहीं ठहर सकते? क्योंकि उन्हें भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है। अगर वो एक स्थान पर ठहर गए तो उनके सभी कार्य या उनके लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। तो दीवाने एक स्थान पर इसलिए नहीं ठहर सकते क्योंकि उन्हें
सभी भारतीयों के दुखों को दूर करना है। यदि वे एक स्थान पर ठहर गए तो उनके सभी कार्य अधूरे। प्रश्न 3 है, कवि के जीवन की क्या अभिलाषा थी? कवि के जीवन की क्या अभिलाषा थी? अब अभिलाषा क्या होती है? इच्छा। अब कवि के जीवन की क्या इच्छा थी? कवि के जीवन की अभिलाषा थी भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की। कवि के जीवन की अभिलाषा भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की थी। बेटा, हमने पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न भी यहाँ पर किए। अब मैं पाठ से व्याकरणिक जानकारी आपको कराती हूँ। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित व्याकरणिक जानकारी। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कविता पढ़ी, कविता पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि हमारी कविता में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब वहाँ पर भी मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया था कि विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको दोहरा देती हूँ कि विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले आपको अलंकार शब्द का ज्ञान होना चाहिए। अलंकार क्या होते हैं? कविता में कवि अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का विषय हम अपने पाठ्यक्रम में आगे करेंगे, लेकिन संक्षिप्त जानकारी हम जहाँ पर कविता में आई है वह मैं साथ साथ देते चलूंगी। अब अलंकार के दो भेद होते हैं, दो अर्थालंकार और शब्दालंकार। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के बारे में पूछा गया है। विरोधाभास शब्द विरोध जमा आभास के योग से बना है, यानी प्रत्येक शब्द में संधि होती है। इसका संधि विच्छेद क्या? विरोध जमा आभास, यानी दो शब्दों के योग से ये बना है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां वास्तविकता में विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो। अब यहाँ पर क्या है कि वास्तविकता में असल में कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध का हमें आभास होगा, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब यहाँ पर पूछा है कि उदाहरण सहित वर्णन करें। अब मैं ज्यादा न लेकर इधर उधर से आपकी कविता के माध्यम से ही इसका उदाहरण आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने कविता पढ़ी, कविता में मैंने आपको बताया कि इस कविता में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। वहां पर मैंने आपको पंक्तियां भी बताई थी और मैंने बताया भी था कि विरोध किस कारण हुआ है, और एक उदाहरण मैं उन पंक्तियों के माध्यम से लाई हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर क्या है कि वास्तविकता से हमें कोई विरोध नजर नहीं आ रहा, लेकिन विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। इसके अतिरिक्त मैंने और पंक्तियां भी आपको बताई थी, जैसे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वहां पर भी क्या था? एक तरफ उल्लास यानी खुशियों का आना था और दूसरी तरफ क्या था? आंसुओं का बनकर बह जाना था। अब यहाँ पर हमने इस अलंकार के बारे में पढ़ा और ज्यादा विस्तृत जानकारी हम अपने विषय में पढ़ेंगे जब हमारा अलंकार का विषय आएगा। अब अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया के शब्द छाट कर लिखिए। बेटा, क्रिया शब्द की जानकारी आपको छोटी कक्षाओं में ही आ जाती है, क्योंकि क्रिया क्या होती है ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी जब हमने पूछा है कि पूर्वकालिक क्रिया के शब्द छाट कर लिखिए, यहाँ पर आपने अपनी 7वीं कक्षा में भी अध्ययन किया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब 2 भेदों में क्या है? अब क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, सकर्मक कर्म सहित
अकर्मक कर्म के बिना। अ का अर्थ है रहित। अब रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वकालिक क्रिया के शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया कब होती है, कहाँ होती है। तो उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया की जो परिभाषा है वह क्या होगी? जो क्रिया यानी पहले समय में समाप्त हो गई है और दूसरी का आरंभ होता है। इस क्रिया की पहचान कर प्रत्यय लगकर होती है। जैसे नहाकर, खाकर, पीकर, रवि विद्यालय जाकर आ गया। एक क्रिया का क्या हो गया? समाप्ति है और दूसरी का आरंभ है। वहां पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब यहाँ कविता से संबंधित शब्दों को ही हमने लिखा है। जैसे छक्कर, भरकर, गाकर, हंसकर व खुलकर आदि। इसके अतिरिक्त अगर और शब्द हैं तो आप वे भी लिख सकते हैं। अब हम अपने गृह कार्य के लिए जो आपको प्रश्न उत्तर करने हैं वे प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? प्रश्न 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या प्रश्न है? भिखमंगों की दुनिया में। बेटा ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि प्रश्न क्या पूछा है और आपको इसका उत्तर किस प्रकार से देना है। भिखारियों की दुनिया किस लिए कवि ने कहा है और अथाह प्यार लुटाना कवि ने यह भी क्यों कहा है, और फिर भी वह अपनी ओर क्या लेके जा रहा है? असफलता अपने साथ लेकर जा रहा है। यह सब आपको उत्तर में लिखनी है। प्रश्न 3 है, कविता में कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये आपको देखना है कि आपने पूरी कविता पढ़ी दीवानों की हस्ती। उस कविता को पढ़कर आपको कैसा लगा? आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई? कौन सी कवि की भावना आपको सबसे अच्छी लगी? कौन सी उसकी बात आपके दिल को छू गई? वह आपको लिखनी है। इसके अतिरिक्त अब हम, जैसा कि हमने व्याख्यान एक कहानी लेखन किया था, कहानी लेखन में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। आइए जानते हैं और कार्य। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कल कहानी लेखन का जो व्याख्यान करवाया उसमें मैंने आपको कहानियों के 3 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था हमारा शीर्षक के आधार पर, दूसरा था हमारा चित्र के आधार पर और तीसरा था हमारा संकेतों के आधार पर। अब यहाँ पर कल हमने अपना शीर्षक के आधार पर एक कहानी को लिखा था, समझा था, उसको पढ़ा था। आज हम संकेतों के आधार पर कहानी को देखते हैं। मैं आपको कुछ संकेत बिंदु दे रही हूँ। वही संकेत बिंदु आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखकर कहानी पूरी करनी है। वह अगले दिन मैं इस व्याख्यान का हल दूंगी, इस कहानी का हल दूंगी। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ उसको मिला लेना है। आइए जानते हैं। पहला संकेत बिंदु है पढ़ाई में कमजोर लड़का। हमारी कहानी का जो संकेत है वो क्या है? पहला बिंदु है पढ़ाई में कमजोर लड़का। दूसरा है एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना, यानी फेल हो जाना। अनुत्तीर्ण का अर्थ है फेल हो जाना। जंगल में आत्महत्या करने जाना। फिर है एक बंदर के बच्चे द्वारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करना। अगला है बार बार गिरना। किसका गिरना? बंदर के बच्चे का बार बार गिरना। अंत में सफलता। बंदर के बच्चे से लड़के को सीख मिलना। घर जाना और लगातार पढ़ाई में लग जाना। अंत में सफलता को प्राप्त करना। बेटा ये संकेत बिंदु हैं। एक बार इस वाले को फिर देख लीजिए। अंत में सफलता, बंदर के बच्चे से लड़के को सीख मिलना,
घर जाना और लगातार पढ़ाई में लग जाना, अंत में सफलता को प्राप्त करना। यह गृह कार्य भी आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में संकेत बिंदुओं की सहायता से लिखनी है व याद करनी है। कल हम इसका हल करेंगे। इस कहानी को मैं समझाऊंगी, आप अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ इसको मिला लेना। प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बताना। अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।